हेलो दोस्तों, नमस्कार। टॉपर्स नोट्स के करंट अफेयर क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और मैं हूं मनीष कुमार, करंट अफेयर फैकल्टी ऑन दिस चैनल। तो दोस्तों, आज है 20 जुलाई। आज अपन 20 जुलाई के करंट अफेयर पढ़ेंगे और आज अपन देखेंगे क्या क्या अच्छी न्यूज़ रही हैं आज के दिन। उन सभी न्यूज़ को अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मंडे है और प्रत्येक मंडे को मैं आपको कोरोना के बारे में अपडेट देता हूँ। तो आज पहली खबर अपनी कोरोना को लेकर ही है। आइए जानते हैं कि कोरोना को लेकर क्या हमारी न्यूज़ है आज के करंट अफेयर में। तो पिछले मंडे को भी मैंने आपको इस कोरोना वायरस के अपडेट दिए थे, तो पिछला अपडेट भी मैं आपको साथ साथ देता चलूँगा इस बार। तो देखिए, सबसे पहले अपन जानते हैं कि इस अब तक कोरोना वायरस के जो यहाँ पर मरीज हो चुके हैं उनकी संख्या कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि 11,19,412 मरीज भारत में कोरोना वायरस से के पीड़ित मरीज हो चुके हैं और पिछले मंडे को ये डाटा इतना था। अलग 8,79,466 मरीज यहाँ पर थे। तो ये बढ़कर इतने हो गए हैं, लगातार यहाँ पर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस के। तो हमें और आपको सभी को अवेयर रहना होगा और इससे बचकर रहना होगा। चलिएगा, फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर जो कुल मृत्यु हुई है उनकी संख्या कितनी है। अब तक 27,514 डेथ कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर हो चुकी है भारत में। फिर अपन देखते हैं कि अब तक यहाँ से जो कुल मरीज जो ठीक हो चुके हैं कोरोना वायरस से उनकी संख्या कितनी है। तो 6,77,422 मरीज अब तक कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं और पिछले मंडे को अर्थात 13 तारीख को ये जो डाटा था वो कितना था, 5,54,429 मरीज तब तक ठीक हुए थे और एक हफ्ते में इतने मरीज और ज़्यादा ठीक हो चुके हैं। फिर अपन ये देखेंगे पिछले 24 घंटे में जो कुल मरीज यहाँ पर ठीक हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, वो आपको देखने को मिलेगी 23,672 और पिछले मंडे को ये संख्या कितनी थी, 19,235। अर्थात ठीक होने वाले मरीजों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है मेरे दोस्तों। तो हमारे लिए एक अच्छी खबर भी है ये। फिर अपने आगे देखेंगे तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर जो कुल मरीज मिले हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लगातार बढ़ते ये डाटा 40,000 तक पहुँच चुका है, 40,000 को भी पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में यहाँ पर जो मरीजों की संख्या है वो जाके पहुँच जाती है कितनी, 40,425 मरीज यहाँ पर कोरोना वायरस से पीड़ित एक दिन में अर्थात 24 घंटे में मिले हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ठीक होने की दर है वो लगातार अच्छी देखने को मिल रही है और बढ़कर ये संख्या पहुँच चुकी है कितनी मेरे दोस्तों, 62.86। अर्थात 100 में से लगभग 62.86 मरीज ठीक हो जाते हैं। तो रिकवरी रेट यहाँ पर काफ़ी अच्छा चल रहा है भारत में। और फिर अपन देखेंगे अभी भी ऐसे कितने मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो 3,73,379 मरीज अभी भी यहाँ पर ऐसे हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है, अर्थात सक्रिय मरीज हैं ये। और पिछली बार ये जो मरीज थे पिछले मंडे को वो थे कितने, 2,42,362 मरीज। अच्छा, प्रति 10 लाख पर जो टेस्ट परीक्षण है वो बढ़ के अब हो चुका है 9,994.1, क्योंकि पिछली बार 8,396 था। अर्थात 10 लाख में से इतने लोग टेस्ट किए जा चुके हैं भारत में। तो ये रहा कोरोना वायरस का अपडेट और ये रहा आपका क्या कोरोना वायरस का इमेज। ये देखिएगा, इससे मिलेगा ये वही कोरोना वायरस है जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है और पूरी दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज़ इसके वैक्सीन को बनाने में लगे हुए हैं। देखते हैं कौन सबसे आगे निकलेगा। अभी आपको पता होगा रूस ने एक वैक्सीन बनाई भी थी और उसके ह्यूमन ट्रायल भी हो चुके थे, लेकिन उसके अभी तक डोज मार्केट में नहीं आ पाई हैं। उसको लेके मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका टाइटल आपको मिल जाएगा, रूस ने रचा इतिहास। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और उसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। भारत में भी आपको मैं एक अपडेट दे दूं कि भारत में जो इसके लिए जो वैक्सीन बन रहा है वो 2 तरह के वैक्सीन है। एक तो कोवैक्सीन वैक्सीन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जिसके लिए ह्यूमन ट्रायल के लिए अनुमति दे दी गई है। ये भारत में बनने वाला सबसे पहला ऐसा वैक्सीन था जिसको ह्यूमन ट्रायल के लिए अनुमति मिल गई। कोवैक्सीन के बारे में डिटेल में मैंने एक अलग वीडियो में समझाया हुआ है। आप टॉपर्स नोट्स के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और वहाँ पर जाके मेरी क्लास को देखिएगा, आपको कोवैक्सीन के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही एक और दूसरा वैक्सीन है जिसका नाम क्या है, जाइकोव डी, ठीक है। तो जाइकोव डी नाम का एक और वैक्सीन है जो कि करंट में चल रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, जाइकोव डी। तो ये जाइडस कैडिला कंपनी के द्वारा बनाया गया वैक्सीन है। इसको भी ह्यूमन ट्रायल के लिए परमिशन मिल चुकी है। तो ह्यूमन ट्रायल 3 स्टेज में होता है, ये सब मैंने उस वीडियो में समझाया है। आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा ह्यूमन ट्रायल कैसे होता है और वैक्सीन कैसे बनते हैं, ये वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ पर। क्या है हमारी पहली न्यूज़ आज के करंट अफेयर की, आइए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले न्यूज़ है, अर्थात इस सेशन की दूसरी न्यूज़, लेकिन वैसे तो पहली न्यूज़ बनेगी। तो क्या है देखिएगा, राज्यसभा के बारे में आप जानते होंगे। देखो संसद होती है हमारे भारत देश में, है ना, यहाँ से देखिएगा
संसद होती है। संसद में 2 सदन होते हैं, एक निचला सदन होता है और एक उच्च सदन होता है, ठीक है। तो जो उच्च सदन होता है, उच्च सदन को अपन क्या बोलते हैं, राज्यसभा के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ का निचला सदन होता है उसको अपन बोलते हैं लोकसभा, जो कि जनता के द्वारा हर 5 साल के बाद में चुनकर जाती है। तो एक्चुअल में जो राज्यसभा होती है उसमें हर 1-2 साल के बाद में यहाँ पर सदस्य चुनने जाते हैं। तो अभी हाल ही में इनके अभी यहाँ पर फिर से सदस्य चुने गए हैं और उनको 22 जुलाई को शपथ दिलवाई जाएगी। तो राज्यसभा थोड़ा सा चर्चा में है और ये हर 2 साल बाद ही चर्चा में रहती ही है। लेकिन ये थोड़ा सा चर्चा में इसलिए और है क्योंकि इस बार ये पहला मौका ऐसा इस बार है कि इस जो सदन इनको शपथ दिलवानी जाएगी वो सदन के दौरान ही चैम्बर में ही दिलवाई जाएगी। मतलब ये कि वैसे अभी तक तो शपथ दिलवाई गई थी वो जब इसका सेशन नहीं चल रहा होता है उस टाइम दिलवाई जाती है। तो एक्चुअल में इनका सेशन भी चल रहा होता है, संसद सत्र भी चलते हैं। तो सत्र जो चलते हैं वो 3 तरह के सत्र होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ उनके बारे में। सबसे पहला जो सत्र चलता है वो एक बजट सत्र होता है जो कि फरवरी महीने में स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद में एक मानसून सत्र चलता है जो कि जुलाई के आसपास चलता है, मानसून सत्र जो कि वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद में चलता है शीतकालीन, जो कि सर्दियों में चलता है, शीतकालीन सत्र। और इन्हीं सत्र के दौरान ही भारत देश में कानून बनाए जाते हैं। अगर ये सत्र नहीं चल रहा है तो कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा। तो ये पहला मौका ऐसा है जिसमें ये जो सदस्यों को शपथ मिल रही है उस टाइम सदन के दौरान ही उनको दिलवाई जा रही है। अच्छा, इसका जो नियम रहता है वो क्या रहता है आइए जानते हैं। सामान्यतः शपथ या तो सदन का सत्र चल रहा होता है तभी दिलवाई दी जाती है। तो कब, जब अगर सत्र चल रहा है तो कहाँ पर दिलवाई जाएगी, सदन के चैम्बर में। और अगर सत्र नहीं चल रहा होता है तो राज्यसभा का जो सभापति होता है उसके चैम्बर में शपथ दिलवाई जाती है। ये रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है मेरे दोस्तों, वो होता है देश का उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, हमारे देश के वेंकैया नायडू। ये देखिएगा संसद आपको दिख रही होगी। संसद ये 2 सदनों में बटी होती है ना, एक तो उच्च सदन होता है और एक होता है क्या, निम्न सदन। एक होता है निम्न सदन, ठीक है, निम्न सदन। तो राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। तो राज्यसभा के बारे में एक छोटी सी डिटेल में आपको और बता दूं। देखो पहले तो इनसे मिलेगा, ये कौन है, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जिनका नाम क्या है, वेंकैया नायडू जी। तो ये राज्यसभा के सभापति हैं वर्तमान में। और ये राज्यसभा का ये संसद का एक दृश्य। और राज्यसभा के बारे में बता दूं कि राज्यसभा की जो स्थापना हुई थी, अर्थात पहली जो राज्यसभा का बनी थी वो कब बनती मेरे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 13 मई 1952 को पहली राज्यसभा बनी, ठीक है। और पहली राज्यसभा के जो सभापति थे उनका नाम क्या था, पहले उपराष्ट्रपति, और वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है। राधाकृष्णन का नाम आपने सुना ही होगा। अच्छा, इसके अलावा इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। ये बेसिक जानकारी इससे आप जान नहीं लो। और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो 250 होती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, ये 245 है। और इसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके अलावा मनोनीत सदस्य भी इसमें होते हैं। तो मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है इसमें, ये 12 है। तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते हैं। ये रही इसकी छोटी सी डिटेल। आइए अगले न्यूज़ पर अपन चलते हैं। देखिएगा यहाँ से अभी आपको न्यूज़ क्या मिलेगी, इससे मिलेगा। ये देखो क्या है, भारत। तो भारत में आपको ये मैप दिख रहा होगा भारत का, है ना। इसको थोड़ा सा अपन जूम कर लेते हैं और इसको, और इसमें देखिएगा ये जम्मू कश्मीर राज्य आपको दिख रहा होगा, है ना। और जम्मू कश्मीर अब 2 भागों में बटा हुआ है हमारा। एक तो ये ग्रीन जो दिख रहा है वो तो लद्दाख है, और ये वाला जो एरिया है वो क्या है, ये जम्मू कश्मीर है। और इसमें ये वाला एरिया बनता है कुछ इस प्रकार से। तो इसको अपन बोलते हैं पीओके वाला क्षेत्र, ठीक है। ये पीओके वाला क्षेत्र बनता था पहले और आज भी है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया है। और भारत सरकार ये डिमांड कर रही है कि पीओके को छोड़ देना चाहिए पाकिस्तान को, ऐसी डिमांड की जा रही है। क्या है पीओके, इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। 5 अगस्त 2019 को एक जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन संशोधन कानून लाया गया था। उसके तहत जम्मू कश्मीर की जो धारा 370 है, अर्थात अनुच्छेद 370 आपने सुना होगा, इसको पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब कोई अनुच्छेद 370 नहीं है। और अब क्या होगा, ये पीओके भी भारत में शामिल होना चाहिए, ऐसा यूएनओ में प्रस्ताव भारत सरकार के द्वारा ले जाया जा चुका है। तो अभी हाल ही में विवाद क्या है, आइए जानते हैं। तो अभी देखिएगा, यही पाकिस्तान और चीन ने दोनों ने मिलकर 700 मेगावाट वाले आजाद पाटन हाइडल पावर प्रोजेक्ट को लेकर एक समझौता किया है। और ये जो समझौता किया है वो कहाँ पर किया है, वो पीओके में ही किया है। पीओके में एक जिला पड़ता है सडौती जिला, और उसमें एक नदी बहती है। इस नदी का नाम क्या है, झेलम नदी। तो झेलम नदी पर सडौती जिले में पीओके के क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन के बीच में एक 700 मेगावाट बिजली बनाने वाले एक प्रोजेक्ट के बीच समझौता हुआ है अभी हाल ही में।
और ये जो समझौता हुआ है वो किस प्रोजेक्ट के अंडर में हुआ है, उसका नाम क्या है, सीपैक, अर्थात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी यहीं से निकल के जाता है इसी POK में से, तो यहाँ से आएगा, ये बेहतर तरीके से यहाँ से अपन समझ सकते हैं इस मैप से। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से देखिएगा, ये हमारा ये रहा जम्मू कश्मीर, और ये रहा लद्दाख, और ये रहा क्या, POK, ये यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। और ये रहा सियाचिन ग्लेशियर, ये वही सियाचिन ग्लेशियर है जो कि भारत में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है और बर्फ से ढका हुआ है ये वाला। और ये रहा POK वाला एरिया, ये POK है, यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र भी पड़ता है। एक्चुअल में जो ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा क्षेत्र, ये वर्तमान में पाकिस्तान ने इसको कब्जा रखा है। ये 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवाद की जड़ बना हुआ है। यहाँ पर जब इसका बंटवारा हुआ था तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों से पूछा गया था कि आप किधर शामिल होना चाहते हो, पाकिस्तान में या भारत में। तो इन्होंने अभी तक कोई डिसीजन फाइनल नहीं दिया, और ये यहाँ पर सेना खड़ी कर दी पाकिस्तान ने कि ये वाला क्षेत्र हमारा है, हम ही अपने अंडर में रखेंगे। और इधर से यहाँ के राजा हरी सिंह ने अपनी सेना खड़ी कर दी थी कि ये क्षेत्र हमारा अलग रहेगा, हम ना तो भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में शामिल होंगे, हमारा अपना अलग क्षेत्र रहेगा। ऐसे करके विवाद बना रहा और बार बार UN में मैटर ये जाता रहा कि आप ये दोनों मैटर सुलझा लो, और जिस दिन ये मैटर सुलझा जाएगा सेना पीछे हट जाएगी। अब मैटर को सुलझा लिया गया है तो UN में प्रस्ताव डाला जा रहा है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, कि इसको अब सेना को पीछे हटवाओ, और जल्दी ही उम्मीद है कि POK हमारा ही होगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, वो तो समय बताएगा। तो ये POK वाला क्षेत्र है, और यहीं से इधर से चाइना ने एक प्रोजेक्ट निकाला है, इसका नाम क्या है, सीपैक। और ये इधर से चलता है गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र से होते हुए पूरा पाकिस्तान से होते हुए, और ये लास्ट तक जाता है। इसका नाम आपको मिलेगा, यहाँ पर नीचे जाके अपन देखते हैं, एक यहाँ पर बंदरगाह है पाकिस्तान के लास्ट में, उस बंदरगाह का नाम आपको मिलेगा ग्वादर बंदरगाह, वहां पर जाके ये समाप्त होता है, ठीक है। चलिएगा, तो फिर इसके अलावा अपन चलते, और देखो इनसे मिलेगा वर्तमान पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम आपको पता ही होगा। ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है ये मुझे आप बता दीजिएगा। और इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, ये इमरान खान है, ठीक है, इमरान खान, ये वर्तमान में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनका नाम क्या था, नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ पर जो केस लगाए हैं उस केस की वजह से वो हटे गए थे, तो वो किस संबंध में केस था वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिएगा, और अपन देखेंगे इनसे मिलेगा, ये महान व्यक्ति हैं जो कि लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और भारत के विरोध में जा रहे हैं, और इनका नाम आपको क्या मिलेगा, शी जिनपिंग, ठीक है, शी जिनपिंग। और ये कौन है आपको मैं बता दूं, ये चीन के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति जी हैं। चलिएगा, अगले न्यूज़ पर अपन चलेंगे, देखिएगा ये कौन है, आप इनसे मिलिएगा। ये उत्तराखंड के CM हैं जिनका नाम क्या है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और ये काफ़ी चर्चा में है वर्तमान में। अभी हाल ही में इन्होंने एक अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, एक अच्छी पहल चालू की है, और इस पहल का नाम आपको क्या मिलेगा, वेस्ट टू एनर्जी, अर्थात कचरे से बिजली। अर्थात यहाँ पर बहुत सारा कचरा इकट्ठा होता है, इन्होंने सोचा कि इस कचरे से बिजली बनाई जाए, इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने मेरे दोस्तों क्या किया है, वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल चलाई है। अब इसके तहत क्या होगा, जितना भी कचरा यहाँ पर उत्पादन हो रहा है उसको रिसाइकिल करके उससे बिजली बनाई जाएगी। अर्थात इसका जो उद्देश्य है वो अपशिष्ट पदार्थ जो हैं उसकी समस्या को समाप्त कर दिया जाए, और जो राज्य में बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही कुछ क्षेत्रों में उस समस्या को भी दूर कर दिया जाए, ऐसा इन्होंने बोला है। और वर्तमान में आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में जो प्रत्येक दिन जो कचरा का उत्पादन होता है पूरे के पूरे उत्तराखंड में, वो कितना है मेरे दोस्तों, 900 टन। उत्तराखंड के बारे में आपको एक डिटेल बता दूं कि उत्तराखंड अब भी तो नहीं बल्कि आज से 20 साल पहले, देखो ये भारत का मैप है और यहाँ से देखिएगा, ये रहा उत्तर प्रदेश है ना, ये उत्तर प्रदेश है और इसमें ये वाला जो एरिया है वो उत्तराखंड है, ठीक है। तो अभी से 20 साल पहले ये उत्तर प्रदेश का ही एक क्षेत्र हुआ करता था उत्तराखंड, और इस अर्थात उत्तराखंड का जो गठन होता है वो कब होता है मेरे दोस्तों, वो सन 2000 में, ठीक है, नवंबर 2000 में उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड की जो राजधानी है वो, मुझे आप कमेंट बॉक्स में चलो मत बताओ, मैं आपको बता ही देता हूँ, देहरादून आपको है ना, ये तो सबको पता ही रहता है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून मिलेगी आपको। इसके अलावा और उत्तराखंड से क्या डिटेल आपको चाहिए, अच्छा उत्तराखंड के बारे में आपको बता दूं, उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है, तो देहरादून, एक मिनट है ना, देहरादून। अच्छा उत्तराखंड की जो राजधानी आपको मिलेंगी वो कौन मिलेगी, मौर्य जी, ठीक है। तो बेबी कुमारी मौर्य यहाँ पर अभी वर्तमान में
यहाँ की राज्यपाल हैं, देखो इनसे मिलिएगा, ये रही, ठीक है। ये उत्तराखंड की राज्यपाल हैं, सीएम मैंने आपको बता दिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अच्छा, इसके अलावा उत्तराखंड का जो यहाँ पर कुछ फेमस चीज़ों के बारे में आपको बता दूँ तो उत्तराखंड में जैसे कि अपन देखेंगे राजाजी पार्क उत्तराखंड में है, यहाँ पर फूलों की घाटी यहाँ पर मिलती है ना, फूलों की घाटी उत्तराखंड में मिलती है। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध झील भी हैं, जैसे कि नैनीताल झील भी यहीं पर मिलती है। कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जैसे कि गंगोत्री, जहाँ से गंगा निकलती है ना, अर्थात भागीरथी निकलती है, तो ये गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब कुछ ये उत्तराखंड में ही है। और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हुआ करता था। चलिएगा नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। आज की जो नेक्स्ट न्यूज़ है उस पर ये कचरा है, आपको पता ही होगा, कचरा नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। हाँ जी, फिर से एक और उत्तराखंड को लेके एक और छोटी सी न्यूज़ आपके सामने है कि आपको पता होगा उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है ना, उन्होंने उत्तराखंड में एक हारेला महोत्सव अभी हाल ही में मनाया गया। और ये महोत्सव के अवसर पर क्या किया इन्होंने, लोक गायक हैं एक प्रसिद्ध जिनका नाम क्या है स्वर्गीय जीत सिंह, इनकी डेथ हो चुकी है, जीत सिंह नेगी जी, इनकी याद में उत्तराखंड का जो जिला है जिसका नाम क्या है देहरादून, उसके स्थल गांव में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम क्या है स्मृति वन। तो स्मृति वन इन्होंने शुरुआत की है। क्वेश्चन बन के आ सकता है कि अभी हाल ही में स्मृति वन किस राज्य में स्टार्ट किया गया प्रोग्राम है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में। एक्चुअल में हरेला प्रोजेक्ट जो है वो हरियाली का दिन के नाम से जाना जाता है ना, और ये मानसून से संबंधित है, मानसून को आकर्षित करता है ये, और ये राज्य में वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। और ये उत्तराखंड का मैप आपको पता ही होगा, ये भारत है और ये भारत में ये उत्तराखंड यहाँ पर मिलता है। इधर से देखेंगे तो ये तिब्बत से टच होता है, इधर से देखेंगे तो ये नेपाल से टच होता है। इसके अलावा स्मृति वन का थोड़ा सा लोगो आपको दिखा दूं, ये रहा स्मृति वन, कुछ इस प्रकार से ये स्मृति वन देहरादून में स्टार्ट किया गया है, ये इसका लोगो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर अपन चलते हैं। तो अभी आपको पता होगा भारत सरकार ने आपको पता होगा कोरोना वायरस की वजह से क्या है, फ्लाइट्स यहाँ पर नहीं उड़ रही हैं, कोई भी एरोप्लेन यहाँ पर नहीं उड़ रहे हैं, अर्थात घरेलू प्लेन ही उड़ रहे हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को बढ़ावा देने के लिए अभी भारत सरकार ने अमेरिका के साथ में और फ्रांस के साथ में एक समझौता किया, द्विपक्षीय समझौता, और उसमें बोला गया था कि 17 जुलाई से अपन लोग फ्लाइट को स्टार्ट कर देंगे। तो एक छोटी सी न्यूज़ है, ज़्यादा बड़ी ये न्यूज़ नहीं है, अभी याद करने वाली ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखते हैं अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो देख लेंगे, है ना। और ये वर्ल्ड मैप है, आपको पता होगा, इसमें दिखा दूँ आपको, ये इंडिया है और इंडिया में आपको देखो यूएसए यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हमारा भारत यहाँ पर है, इसके ऊपर ये चाइना है, और अफ्रीका आप देखेंगे तो इधर मिल जाएगा, फ्रांस देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर फ्रांस है इस एरिया में, ठीक है। और देखो ये तुर्की है, ये रूस है, ये वही रूस है जिसने पूरी दुनिया का सबसे पहला कोरोना वैक्सीन बना लिया है। कौन सा वैक्सीन इसने बनाया है, कैसे बनाया है, वो उसकी डिटेल मैंने एक अलग वीडियो में बताई हुई है, वो आप जाके टॉपर्स नोट के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वो वैक्सीन मिल जाएगी, ठीक है। चलिएगा, ये प्लेन जिसके लिए समझौते किए जा रहे हैं, प्लेन कुछ इस प्रकार का दिखता है, आपको पता ही होगा। चलिएगा, अच्छा फिर अपन देखेंगे ये यहाँ से, अच्छा ये क्वेश्चन मेरा आप यहाँ पर बताइएगा, अगर आप साइंस पढ़ते हो, इसके जो टायर्स हैं, ये टायर्स आपको दिख रहे होंगे, इसके टायर्स में कौन सी गैस इसमें भरी जाती है ना, कौन सी हवा इसमें भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है, जल्दी से मुझे नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, नेक्स्ट न्यूज़ पर अपन चलते हैं। हाल ही में आपको पता होगा 15वां वित्त आयोग की बैठक हुई है, और इस बैठक में ये बोला गया है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम क्या है हर्षवर्धन जी, वर्तमान में भारत देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन जी, इन्होंने ये बोला है कि 2025 तक जो खर्चा होता है स्वास्थ्य पर, उस खर्चे को हम कितना बढ़ा देंगे, 2.5% बढ़ा देंगे, किसका, कुल जीडीपी का, कुल जीडीपी का 2.5% तक क्या होगा, कुल खर्चा होगा, ऐसा बोला है स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने। अर्थात देश की जीडीपी कितनी है उसका आप 2.5% निकाल लो, जितना भी पैसा बनेगा उतना खर्चा बजट में शामिल किया जाएगा, और उतना पैसा प्रत्येक वर्ष देश के स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। हॉस्पिटल्स बनेंगे, डॉक्टर्स बढ़ाए जाएंगे, दवाइयाँ अच्छी बनेंगी, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मेडिकल से संबंधित होंगे वो सब बढ़ाए जाएंगे। ये सब कदम कोरोना वायरस की वजह से उठाए जा रहे हैं। और 15वां जो वित्त आयोग है, उनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है मेरे दोस्तों, उनका नाम मैं आपको बता दूं, NK सिंह, ये इसके अध्यक्ष हैं।
और इनसे मिलवाता हूँ अभी आपको। इनका पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, नंद किशोर शर्मा जी, नंद किशोर जी ये हैं। देखिएगा ये रहे हमारे हर्षवर्धन, जो कि कौन है वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री, और ये रहे कौन, सीनियर IAS ऑफिसर NK सिंह, जो कि वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और 15वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो 2017 में हुआ था, और ये अगले आने वाले 2020 से है ना आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए क्या करेगा, ये रिपोर्ट जारी करेगा, ऐसा बोला गया है, और इसने रिपोर्ट भी जारी कर दी है। अब देखते हैं गवर्नमेंट कितना इनकी रिपोर्ट को सपोर्ट करता है, कितना नहीं करता है ना। अच्छा एक बात और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये जो वित्त आयोग का गठन होता है वो राष्ट्रपति करता है और किस अनुच्छेद के तहत करता है, चलो ये तो मैं बता देता हूँ। राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 280 के तहत इस वित्त आयोग का गठन करता है, और आपको ये बताना है मुझे कि इसमें जो सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है, और इसमें जो अध्यक्ष है उनका नाम NK सिंह तो है ही, लेकिन इनके साथ एक RBI का एक व्यक्ति और था जो इनके साथ सदस्यता कर रहा था, वो व्यक्ति कौन था, कमेंट बॉक्स में उनका रिप्लाई कीजिएगा। अर्थात 15वें वित्त आयोग का सदस्य कौन ऐसा है जो RBI का सदस्य भी है, RBI में भी शामिल है और प्लस इसका सदस्य भी रहा है। चलिएगा फिर अपन नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। देखिएगा आपको पता होगा ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, और ये भारतीय रेल है। आपको आपने नहीं देखी तो मैं आपको दिखा दूं। रेल कुछ इस प्रकार की दिखती है, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में एक न्यूज आई है अभी हाल ही में। क्या न्यूज है कि जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है जिनका नाम क्या है, VK यादव जी, है ना। VK यादव ने एक सूचना जारी की है कि जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं, आइए मिलते हैं इनसे पहले राज्यों से। देखो ये भारत है, और भारत में आप ये वाले जो राज्य आपको देखने को मिल रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी जो राज्य है ना इधर वाले, इन राज्यों को अपन पूर्वोत्तर राज्य के नाम से जानते हैं, और ये राज्य हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। तो इनके हर एक की राजधानी आप पता कर लो, कौन सी राजधानी, कौन से CM है। तो इन राज्यों के लिए एक न्यूज निकल के क्या आई है, इन्होंने ये बोला है कि जो यहाँ पर जितने भी राज्य हैं उनके लिए 2023 तक रेलवे से जोड़ दिया जाएगा सभी राज्यों की राजधानियों को। एक्चुअल में यहाँ पर जितने भी राज्य हैं उनमें से आपको पता होना चाहिए कि असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनको रेलवे की राजधानियों जिनकी राजधानियों को रेलवे से जोड़ दिया गया है। बाकी के जो राज्य हैं जैसे कि मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, मेघालय है, इन राज्यों को अभी तक रेलवे से कनेक्ट नहीं किया गया है। तो इन्होंने लक्ष्य रखा है कब तक का, 2023 तक का। तो क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके एग्जाम में कि कब तक पूर्वोत्तर राज्यों को रेलवे ने लक्ष्य रखा है उनको जोड़ने के लिए उनकी राजधानियों को। तो आपको पता होना चाहिए 2023 तक। और ये कौन है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, जिनका नाम क्या है, VK यादव जी। चलिएगा फिर अपन नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। आपको पता होना चाहिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, और ये कब लॉन्च किया था, भारत सरकार अर्थात इसको किसने लॉन्च किया था, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। और कब किया था आपको ये भी मैं बता देता हूँ। तो जो 73वां हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, भारत देश ने 73वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया वो किस वर्ष मनाया था, ठीक है। तो उस वर्ष को क्या किया नरेंद्र मोदी ने, जल जीवन मिशन एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, और इसके तहत ये बोला गया था कि 2024 तक हर एक घरों तक, यहाँ पर भारत देश में जितने भी घर हैं उन सभी घरों तक 2024 तक हम क्या करेंगे, पानी की सुविधा अवेलेबल करा देंगे, हर एक घर तक नल पहुंचा देंगे। ऐसा लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। तो इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है, 2023 तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है हर एक घरों तक। तो क्वेश्चन बन के आ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश ने कब तक का लक्ष्य रखा है अपने घरों, हर एक घरों तक पानी पहुंचाने तक का, अपने अपने राज्यों में, ठीक है, सिर्फ अपने राज्य में रखा है। तो इस मिशन के अंतर्गत आपको ये भी पता होना चाहिए, लक्ष्य इसका ये भी है कि 55 लीटर पानी प्रतिदिन दिया जाएगा और प्रति व्यक्ति को दिया जाएगा, ऐसा लक्ष्य इन्होंने रखा भी है। चलिएगा, और ये रहा, ये भारत के वो राज्य हैं जो कि पूर्वोत्तर राज्य हैं, और इसमें ही आपको अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जो कि इधर से चीन से टच होता है, और यहीं पर आपको एक बाउंड्री मिलेगी जो भारत और चीन के बीच में है, और इसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन बन के आ जाता है कि मैकमोहन रेखा किन 2 राज्यों के बीच में है, ठीक है, कौन से देशों के बीच में है। और ये रहे अरुणाचल प्रदेश के CM, और इन CM का नाम आपको पता ही होगा। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में CM कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, पेमा खांडू जी, ठीक है, श्री पेमा खांडू, सॉरी
पेमा, ये थोड़ा सा पेमा खांडू जी, ये वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, जो एक आर्मी से संबंधित भी रहे हैं। ये देखिएगा शक्ल से इनको लग रहा है कि ये वास्तव में आर्मी से रहे होंगे, है ना। इनका नाम क्या है? बीडी मिश्रा जी। तो बीडी मिश्रा अभी वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल हैं। ये सेना से संबंधित भी हैं, जनरल भी रह चुके हैं, ठीक है। फिर अपन को पता होना चाहिए, ये रहा जल जीवन मिशन, जो को भारत सरकार के द्वारा अर्थात जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 73वें स्वतंत्रता दिवस पर। आइए आज की अंतिम न्यूज़ पर चलते हैं। आज का ये अंतिम डिस्कशन है और देखते हैं क्या है। आपको पता होना चाहिए भारत देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है। गरीबी को लेके यहाँ पर बहुत सारे कार्ड भी बनाए जाते हैं, जैसे कि आपको एक कार्ड का नाम आपने सुना होगा BPL अर्थात बेलो पॉवर्टी लाइन। एक कार्ड होता है जो कि गरीब होते हैं उनसे, है ना, उनके लिए कार्ड मिलता है गरीबी रेखा से नीचे जीवन स्तर यापन करने वाले लोगों को। तो आपको पता होना चाहिए एक अच्छी न्यूज़ भारत के लिए यह है कि पिछले 10 वर्षों में अर्थात 2005 और 6 से लेके 2015 और 16 तक के बीच में भारत देश ने 270 मिलियन से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। इतना अच्छा प्रोग्रेस किया है भारत सरकार ने और 270 मिलियन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया है। और आपको पता होना चाहिए इतना प्रोग्रेस कोई भी देश नहीं कर पाया। ये पूरे विश्व में सर्वाधिक प्रोग्रेस करने वाला राज्य है इस मामले में गरीबी को लेकर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए UNDP के बारे में, एक्चुअल में UNDP नहीं है और ये OPHI ने, इन दोनों ने ये डाटा जारी किया है मिलके। और इस डाटा का जो शीर्षक था, जो रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई थी, और उस रिपोर्ट का नाम क्या था? चार्टिंग पाथवे आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अचीविंग द SDGs, है ना। SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। ये भी लक्ष्य हैं जिनको 2030 तक प्राप्त करना है हर एक देश को। ये SDG हैं। SDG के बारे में मैं पिछली क्लासेस में कई बार पढ़ा चुका हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, करंट अफेयर जरूर आप डेली का अपडेट लीजिएगा मेरे से, है ना। आइए और इसके बारे में आपको थोड़ा सा और मैं आपको बता दूँ। ये वर्ल्ड है, आपको पता होगा, और ये गरीबी इस प्रकार से दिखती है। देखिएगा ये हमारे देश के कुछ गरीब लोग हैं, है ना, और हम लोगों को इनकी मदद जरूर करनी चाहिए जहाँ तक अपन कर सकते हैं। और इनसे रिलेटेड एक डाटा बता दूं आपको मैं कि जो यहाँ पर गरीब हैं वो कितने गरीब हैं। तो देखिएगा पूरे जो यहाँ पर जनता है ना, जितने लोग यहाँ पर रहते हैं उसका 6.7%, एक सेकेंड, ये पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। 6.7% लोग कुल पॉपुलेशन के गरीब हैं। अर्थात अगर 100 लोग मान लीजिएगा भारत देश में रहते हैं तो 100 लोग में से 6.7 लोग गरीब हैं। तो सोच लीजिएगा ये डाटा काफ़ी है, ठीक है। और भारत देश गरीबी को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और ये रहा UNDP का लोगो। और UNDP के बारे में आपको बता दूं, UNDP का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? ये न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। और ये न्यूयॉर्क कहाँ पर है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। हेडक्वार्टर जरूर याद कर लो, इनके पूछ लिए जाते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका पूरा नाम है। चलिएगा आज की अंतिम न्यूज़ थी और इसी न्यूज़ के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अच्छी न्यूज़ थी। और कल होगा 21 जुलाई और कल अपन 21 जुलाई के करंट अफेयर जरूर पढ़ेंगे। और बने रहिए मेरे साथ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इन स्टूडेंट तक पहुँचाइए जिनको इनकी वास्तव में ज़रूरत है। चलिएगा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।